प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत प्लस टू विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता कार्नेलिया का गीत को लेकर। इसके रचनाकार हैं छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी। कविता को पढ़ने से पूर्व कविता की जो पृष्ठभूमि है, विषय प्रवेश है, पहले मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता उनकी नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई, तब वह यह गीत गाती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। यही मायने में भारत देश की यही पहचान है। अब आप समझ गए होंगे कि कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है, जो सिंधु तट के किनारे बैठकर ग्रीक शिविर के पास वह भारत की विशेषता बताते हुए यहाँ की प्राकृतिक संपदा का वर्णन करती है। तो अब आगे कविता को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताते रहा हूँ कि आप जब भी कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, 4 पैरा में करेंगे। सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य विशेष इत्यादि। कविता को पढ़ने से पूर्व मैं इसमें जो कठिन शब्द है मैं उसको अर्थ बता दूंगा, फिर व्याख्या करूंगा और फिर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहले 2 पंक्ति को लेता हूं और कविता की व्याख्या मैं करना प्रारंभ करता हूं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण का अर्थ होता है लालिमा से युक्त। केसरिया भी आप कह सकते हैं, और केसरिया उत्साह भरने वाला रंग है, शक्ति का प्रतीक है, बल का प्रतीक है। मधुमय जिसका अर्थ होता है मिठास। क्षितिज जिसका अर्थ है जहाँ धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। यह कठिन शब्दों का अर्थ हो गया। अब आप इसका संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में कार्नेलिया का गीत शीर्षक से संकलित है। मूल रूप से यह कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का अंश है। यह आपका संदर्भ हो गया। आप प्रसंग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में भारत की संस्कृति एवं यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री द्वारा किया गया है। अब आप व्याख्या देखिए। सिंधु तट पे बैठी हुई सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह भारत देश
जो हमारा है वह लालिमा से युक्त है। केसरिया अर्थात उत्साह रखने वाला देश है, बलवान है, शक्तिशाली है। और मधुमेह अर्थात मिठास लिए हुए हैं, स्नेह लिए हुए हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं कि जब कोई अनजान व्यक्ति दूसरे देश से भारत भूमि में पहुँचता है तब उसे हर प्रकार से उसे मदद किया जाता है, सहारा दिया जाता है। ऐसे हैं मेरे देश के लोग जहाँ अपरिचित व्यक्ति को भी सहारा देने से तनिक भी पीछे नहीं हटते। यह इसका व्याख्या हो गया। काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दों का चयन किया गया है, दृश्य बिंब है, कविता में गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रतीक है, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है, मुक्त छंद है और रस आप देखेंगे शांत रस है, कविता में तुकांत है और मधुमेह हमारा में म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और इन पंक्तियों में भारत भूमि की विशेषता बताया गया है इत्यादि। अब आगे आप देखिए अगली पंक्ति। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कठिन शब्दों के अर्थ आप देखिए। सरस का अर्थ हुआ रस से परिपूर्ण, रस से भरा हुआ। ताम्रस का अर्थ होता है तांबे जैसा लाल रंग, बहुमूल्य पीली धातु जैसे गहने आदि बनाए जाते हैं। परंतु इसका एक और भी अर्थ है जो मूल अर्थ इसका दिखाई दे रहा है कि जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा जो अपने सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। एक तरह से यहाँ पीलापन लिए हुए लालिमा की ही संकेत है। विभा का अर्थ हुआ प्रकाश, नाचना, नृत्य करना। तरुशिखा का अर्थ हुआ वृक्ष की फुनगी, मनोहर, मन को हरने वाला। यह कठिन शब्द थे जिसका मैंने अभी अर्थ बताया। अब आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ आप वही रखेंगे जो मैंने ऊपर बताया था। प्रसंग भी आप वही रखेंगे जो मैंने ऊपर में आपको बताया था। आप व्याख्या देखिए। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि रस से भरे हुए जल में उत्पन्न पौधे और वृक्ष के शिखा पर जो कोमल कोमल लालिमा से युक्त पत्ते होते हैं, उनके ऊपर गर्भ से निकलकर सूरज जब अपना प्रकाश बिखेरता है तो वह ताम्रस अर्थात तांबे के रंग जैसा पीलापन लिए हुए चारों तरफ ऐसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। अर्थात सूर्योदय के समय जब सूरज बाहर निकलकर आता है तब उसमें से जो पीलापन लिए हुए किरणें निकलती हैं और वह किरणें रस से भरी हुई जलाशयों में, जल में खिले हुए फूलों पर और वृक्ष की पत्तियां शिखाओं के ऊपर जब पड़ता है तो एक ऐसा पीलापन केसरिया लिए हुए दृश्य उत्पन्न होता है जैसे लगता है कि चारों तरफ सोना बिखरा हुआ है। और छिटका जीवन हरियाली
पर मंगल कुमकुम सारा। ऐसा लगता है कि हरियाली से भरे हुए चारों तरफ हरे भरे खेत यहाँ जीवन का सुख देने वाले हैं। चारों तरफ खुशियाँ बिखरी हुई हैं, चारों तरफ एक नया उमंग है, उत्साह दिखाई दे रहा है। हरा भरा यह देश है, धन धान्य से परिपूर्ण है और यह जीवन को सुखमय बनाने वाला है। और यह पीलापन ऐसा लग रहा है जो मंगल यानी शुभ का संकेत दे रहा है। और कुमकुम, मैं बताना भूल गया था, कुमकुम पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला एक टीका है जो लगाया जाता है। तो कार्नेलिया कहती है कि चारों तरफ हरियाली फैलने से और उसके ऊपर सूरज की रोशनी पीलापन लिए हुए पड़ने से ऐसा लगता है कि चारों तरफ कुमकुम बिखरा हुआ है और यह मंगल अर्थात शुभ संकेत देने वाला है। अब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान शब्दों का चयन किया गया है, प्रयोग किया गया है, दृश्य बिंब है, गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है, भारत की विशेषता बताई जा रही है, मुक्त छंद है। और आप लिखेंगे अलंकार, तो तरु शिखा का नाचना दिखाया गया है जिससे यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। सरस तामरस में सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है इत्यादि। अब अगली पंक्ति है, लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कठिन शब्दों के अर्थ आप देखिए। लघु का अर्थ होता है छोटा, शूर धनु का अर्थ होता है इंद्रधनुष पंख यानी पर, पसारे फैलाना, शीतल ठंडा, मलय, मलय एक पर्वत है जिस पर चंदन के वृक्ष होते हैं। समीर, समीर का अर्थ होता है वायु, सहारा, सहारा पाना। खग पक्षी, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, निज का अर्थ होता है अपना। तो आप इन पंक्तियों का भी संदर्भ और प्रसंग वही रखेंगे। आप कविता की व्याख्या देखिए। कार्नेलिया कहती है कि जिस ओर अपना मुंह किए हुए, अपना घर समझकर छोटे छोटे पक्षी इंद्रधनुष के समान मलय पर्वत की तरफ से आने वाली शीतल ठंडी वायु के सहारे अपने पंख को फैलाए हुए उड़ते हुए पक्षी आते हैं, वह देश हमें प्यारा है। अर्थात कार्नेलिया कहती है कि ये जो छोटे छोटे पक्षी हैं जो इंद्रधनुष के समान उड़ते हुए अपने पंख को फैलाए हुए मलय पर्वत की तरफ से आते हुए सुगंधी ठंडी वायु के सहारे जिस ओर मुंह किए हुए ये पक्षी उड़ करके आते हैं, वह मेरा देश है और वह हमारा प्यारा देश है और यही मेरा देश है। काव्य सौंदर्य देखिए। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली तत्सम प्रधान शब्दों का चयन किया गया है और कविता में दृश्य बिंब है, गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है, मुक्त छंद है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि लघु सूर धनु से में उपमा अलंकार है और सूर धनु से में
और समीर में सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भारत की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है इत्यादि। आगे की जो पंक्ति है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। इन पंक्तियों का भी आप संदर्भ और प्रसंग वहीं रखेंगे। आप व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि कार्नेलिया कहती है, भारत की विशेषता बताते हुए कहती है कि वर्षा के अभाव में जब सूखा पड़ा रहता है तब यहाँ बादल करुणा भरे जल की वर्षा करते हैं और यहाँ सबके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, जो अपना दुख भूलकर अपने पड़ोसी और अपने पड़ोसी के साथ साथ अपरिचित व्यक्ति के दुख में भी शामिल होकर उनके कष्टों को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोग करुणा से भरे हुए हैं, दयालु हैं, वे दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। लहरें जो अनंत से चली हुई आ रही है और आते आते जिस किनारे पे आकर के वह विलीन हो जाती है, रुक जाती है, वही देश हमारा है। अर्थात दूर देश से आते हुए चाहे अपरिचित व्यक्ति हो या अन्य कोई भी चीज़ें हो, लहरों के माध्यम से यहाँ कहा जा रहा है, वह भी इस देश की धरती पर आकर वह यहाँ विश्राम पा लेता है और यहीं का होकर रह जाता है, अर्थात वो किनारे लग जाता है। ऐसा मेरा देश है, यह कार्नेलिया कहती है। इन पंक्तियों की काव्य सौंदर्य भी आप वही लिखेंगे कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्संप्रधान है, दृश्य बिंब है, गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है, मुक्त छंद है। और यहाँ पर आप देखेंगे बरसाती बादल बनते में अनुप्रास अलंकार है इत्यादि। अब आप अंतिम पंक्ति को देखिए कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ पर कठिन शब्द है हेम कुंभ अर्थात सोने का कलश। उषा सूर्योदय के ठीक पहले का जो समय होता है, सूरज निकलने का जो ठीक पहले का समय होता है, उषा कहते हैं। ढुलकाती ढुलकना, डाल देना। मदिर का अर्थ होता है मस्ती। उगते अलसाए रहना, जगकर यानी जागना। रजनी रात्रि, तारा का अर्थ तारा। तो यहाँ पर कहा गया है, संदर्भ आप प्रसंग वही लिखेंगे। कार्नेलिया कहती है कि सूर्योदय के समय जब सूरज निकलकर आता है तो ऐसा लगता है कि सूरज रूपी कलश अपने कलश में सुख को लेकर आया हुआ है और भारत की भूमि पर लुढ़का दे रहा है। और रात भर जो तारे आकाश में टिम टिम कर रहे थे, चमक रहे थे, वे अब थक गए हैं, अलसा गए हैं, वे उनके ऊपर मस्ती आ गया है, अर्थात वे अब सोना चाहते हैं। अब सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे ये सब दिखना बंद हो गए हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि उषा और तारा का मानवीकरण होने से यहाँ कहा गया है कि
उषा रूपी नायिका, स्त्री, सुंदर स्त्री, सूरज रूपी कलश लेकर उसमें सुख भरकर भारत भूमि पर बिखेर दे रही है। यह सूर्योदय का अनुपम चित्रण करती है कार्नेलिया और तारों का मानवीकरण करते हुए कहती है कि तारे भी अब रात भर जगकर थक गए हैं और अब वे छिप जाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ का सूर्योदय है। काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे वही प्रस्तुत पंक्तियाँ, साहित्यिक खड़ी बोली तत्संप्रदान शब्दों का चयन किया गया है। अनुप्रास अलंकार आप देखेंगे जगकर रजनी भर तारा में र वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उषा नायिका के रूप में चित्रण है, तो यहाँ उषा का मानवीकरण किया गया है। तारा रात भर जगा हुआ है, तारा का भी मानवीकरण किया गया है। बाकी कविता दृश्यबिंब है, गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है और भारत की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर कविता समाप्त होती है और इस दोनों जो पाठ हुआ, कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत, दोनों का प्रश्न उत्तर बनाकर मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप लोग कविता को सुने, इसके लिए आप लोगों को